बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर फैसल। आज की वीडियो के अंदर हम लोग का टॉपिक कवर करेंगे और उसका नाम है टोटल नी रिप्लेसमेंट। यानी जो हमारा घुटने का जोड़ है इसके अंदर कुछ लोगों को इतनी शदीद दर्द होती है या इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि हमें ये पूरे का पूरा जोड़ चेंज करना पड़ जाता है। तो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि टोटल नी रिप्लेसमेंट या पूरा जोड़ जो चेंज हुआ है ये एक्चुअली होता क्या है, किन लोगों में रिक्वायर्ड होता है, और जिन लोगों के हो जाए उन लोगों को फिजिकल थेरेपी की कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, अपने पोस्चर्स कैसे रखने चाहिए, अपनी पोजीशंस किस तरह की रखनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इस वीडियो के अंदर हम नी पेन को कवर नहीं करेंगे, लाइक नी पेन दर्द किस वजह से और क्या फिजियोथेरेपी होनी चाहिए। सो ये हमारी वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए होगी जिन लोगों का डॉक्टर ने कहा है कि उनको टोटल नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है या फिर उनको टोटल नी रिप्लेसमेंट हो चुका है और फिजिकल थेरेपी की गाइड की ज़रूरत है, तो वो इस वीडियो को यूज़ कर सकते हैं। सो जो अभी आपको एनिमेशन शो हो रही है इसके अंदर हमें एक ये जो बड़ी सी बोन नज़र आ रही है ये फीमर बोन है। ये ऊपर एक नी कैप रखी हुई होती है और नीचे ये टीबिया की बोन है। सो आप देखें कि ये इस पॉइंट के ऊपर एक नया जोड़ लगा है और इसी तरह से नीचे टीबिया के ऊपर लगा है, इन दोनों का आपस में जोड़ा है और पटेला के इनर साइड के ऊपर भी कभी कभी लगता होता है। सो ये डिपेंड करता है कि आपका टोटल नी रिप्लेसमेंट किस किस्म का हुआ है और कौन सी टाइप का हुआ है। मैं आगे वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ कि इसकी कौन सी किस्में होती हैं। सो इस इमेज से आपको आइडिया होगा कि ये जो आपको नज़र आ रहा है इस तरफ ये हमारा नी जॉइंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है और इसके ख़राब होने की बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। इसके ख़राब होने की वजह ओ ए भी हो सकता है, यानी कि ऑस्टियो आर्थराइटिस भी हो सकता है, रूमाटाइड आर्थराइटिस भी हो सकता है, और इसके अलावा कोई ऐसी कंडीशंस लाइक जिन लोगों को डायबिटीज़ हो या फिर जिन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस के साइंस आते हो उसकी वजह से उनकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएं, तो इस वजह से भी नी जॉइंट को रिप्लेसमेंट की तरफ लेके जाया जा सकता है। और इसके अलावा ये जो आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा है या फिर डिफरेंट कलर जो नज़र आ रहा है इसको बेसिकली कहते हैं कार्टिलेजिस। ये जो नीचे है ये तो मेनिस्कस है, बट इन दोनों जोड़ों के बीच में रबड़ होती है जो कि दोनों को आपस में रगड़ने नहीं देती, दोनों हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाती है। जैसे जैसे उम्र ज़्यादा होती जाती है तो ये जो बीच की रबड़ है यानी कार्टिलेज है वो घिस जाता है, वो ख़राब हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से। तो अब बीच में रबड़ तो होती नहीं है, उसकी वजह से दोनों जॉइंट ये भी और ये भी आपस में रगड़ते हैं जिसकी वजह से नोकदार हो जाते हैं। तो आपके एक्सरेज के ऊपर ऑस्टियोफाइट्स नज़र आते हैं, यानी कि नोकदार हिस्से नज़र आते हैं जॉइंट्स के, जिसकी वजह से फिर डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि आप इस पूरे हिस्से को जो है चेंज करा लें और इस तरह का टोटल नी जॉइंट जो वो नया डल जाता है, जिसकी वजह से आपके फिर दोनों ये जो हड्डियां जब मूवमेंट करते हैं आप तो रगड़ती नहीं है और फ्रिक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से फिर आपको पेन नहीं होती और ये काफ़ी अर्सा आपको पेन फ्री गुजार देता है लाइफ के अंदर। सो अभी जो आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल टोटल न्यू जॉइंट है, नॉर्मल जॉइंट है, और इस नॉर्मल जॉइंट के अंदर आप देख सकते हैं कि कार्टिलेज की जो सिचुएशन है बिल्कुल साफ़ सुथरी और बिल्कुल ठीक ठाक है, जिसकी वजह से नॉर्मल जॉइंट स्पेसिस हैं, यानी इस हड्डी और इस हड्डी के बीच में ये जो स्पेस है ये भी बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे उम्र गुजरती जाती है तो ये जो कार्टिलेज है, ये जो बीच की रबड़ है, ये घिस जाती हैं और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और फिर ये आपस में रगड़ना शुरू हो जाती हैं। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि इस तरह के ये जो मैं अभी आपको बता रहा था कि ऑस्टियोफाइट्स, तो इस तरह के ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं जो हमारी हड्डियां हैं ये नोकदार हो जाती हैं। तो जस्ट आप इमेजिन करें कि जिनकी हड्डियां इस तरह की नोकदार हुई हुई हों और वो अपने घुटने को मोड़ने की कोशिश करें तो उनको घुटनों में से आवाज़ें भी आएंगी, टक टक की आवाज़ें आती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो जॉइंट स्पेसिस हैं ये कम हो जाती हैं। वो टक टक की आवाज़ें आने की वजह से और ज़्यादा ये जो ऑस्टियोफाइट्स हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं और ज़्यादा ये नी जॉइंट्स हैं वो नोकदार होना शुरू हो जाते हैं। सो इस तरह के डिफरेंट डिजीज़ हैं। ये अभी आपको जो नज़र आ रहा है ये रोमाटाइड आर्थराइटिस की वजह से, ये किस वजह से, ये मैं आपको रोमाटाइड आर्थराइटिस की वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल से बता चुका हूँ। स्पेसिफिकली हम इस वीडियो के अंदर टोटल नी रिप्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे। सो ये होती है डिफरेंट ग्रेडिंग। ग्रेडिंग सिस्टम का मतलब होता है कि अब ये जो मैं अभी आपको बता रहा था इस इमेज से आप समझ सकते हैं कि जॉइंट की कितनी बुरी हालत है। सो ये जो एक्सरेज हैं, एक्सरेज के ज़रिए हमें पता लग जाता है कि जॉइंट्स के बीच में जो स्पेस है ये कितनी रह गई है या ये कितनी नोकदार हो चुकी है। सो इसकी डिफरेंट ग्रेडिंग होती है। सो अगर आप ये आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते रहें तो यहाँ पे स्पेस देखें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल कम हो चुकी है, ये ग्रेड 4 है। सो मोस्टली ऐसे नहीं होता कि किसी को
ग्रेड 2 का ऑस्टियोआर्थराइटिस है अभी, यानी कि थोड़ी स्पेस अभी बची हुई है और हम डायरेक्टली जो टोटल नी रिप्लेसमेंट पे चले जाएँ। सो इस तरह से कभी नहीं होता। फिज़िकल थेरेपी के ज़रिए, इंट्रा-आर्टिकुलर इंजेक्शंस के ज़रिए आप इसको मैनेज कर सकते हैं पेन को कुछ अरसे के लिए। आप अवॉइड कर सकते हैं कि टोटल नी रिप्लेसमेंट की तरफ ना जाया जाए। लेकिन अगर आप ग्रेड 4 तक चले गए और ऑस्टियोफाइट्स बहुत ज़्यादा बन गए और नोकदार हो गई आपके नी जॉइंट्स बहुत ज़्यादा चुभने लग गए, तो टोटल नी रिप्लेसमेंट के अलावा और कोई ऑप्शंस नहीं होते। अगर किसी को ग्रेड 1 और ग्रेड 2 और माइट बी ग्रेड 3, क्योंकि ये एवेल्युएशन के बाद ही पता चलता होता है, लाइक बहुत ज़्यादा पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज़ होती है और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होती है, तो उनका टोटल नी रिप्लेसमेंट तो हो ही नहीं सकता। तो ग्रेड 1, 2 और 3 के जो पेशेंट्स हैं उनको इनिशियली मैनेज करने की ट्राई की जाती है कि उनको फोनोफोरेसिस या आयोंटोफोरेसिस यानी अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, फिजिकल थेरेपी के डिफरेंट प्रोसीजर्स के ज़रिए उनकी पेन को मैनेज कर लिया जाए, ताकि उनके जो पेन फ़ील हो रही है ना वो एटलीस्ट कम हो जाए, और उनके मसल्स के ऊपर आइसोमेट्रिक इस तरह की एक्सरसाइज़ेस की जाए कि पट्ठे जो वो इतना मज़बूत हो जाएँ कि वो घुटने के ऊपर वज़न ना आने दें और ज़्यादा से ज़्यादा वज़न उठाने में पट्ठे हेल्प करें। इसी तरह से टेंस मशीन्स लगाई जाती हैं। ये इनिशियल प्रोटोकॉल्स हैं अगर टोटल नी रिप्लेसमेंट किसी ने नहीं करानी तो। और इसके अलावा जो डॉक्टर्स के पास ऑप्शंस हैं वो आपको इंटर आर्टिकुलर इंजेक्शंस लगा सकते हैं जॉइंट्स के अंदर। इन इंजेक्शंस के ज़रिए ये होता है कि आपको वक्ती तौर पर कुछ अरसे के लिए पेन रिलीफ हो जाता है, बट ये भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ऑस्टियोफाइट्स बन जाए तो इससे भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं आ सकता। ये पेन मैनेजमेंट के लिए आप थोड़ी सी कुछ अरसे के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अब टोटल नी रिप्लेसमेंट जो नया जोड़ डलता होता है, इसके डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक होता है कि ये टोटली फुल ही चेंज कर दिया जाए, यानी कि ऊपर जो हड्डी है फीमर, इसमें भी चेंजेस आ जाएँ, टीबिया में भी चेंजेस आ जाएँ, यहाँ पे जो नी कैप रखी हुई थी पटेला, उसको भी नया डाल दें, उसके नीचे भी नई स्पेस लगा दी जाए और बहुत सारी चेंजेस कर दी जाएँ। और दूसरी होती है पार्शियल। पार्शियल का मतलब ये होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप इस एक्स-रे के ऊपर देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा जो ग्रेड 4 है, यहाँ इधर थोड़ी-सी तो स्पेस बची हुई है, बट इधर बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है। इस तरह से ऐसे पेशेंट्स जिनके कुछ ना कुछ एरियाज़ बचे हुए हों, तो ट्राई की जाती है कि उनका टोटल चेंज करने के बजाय पार्शियल पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कर दी जाए, जिसकी वजह से नी के काफ़ी सारे ऐसे पार्ट्स जो कि नेचुरली मौजूद होते हैं और जो ठीक होते हैं, वो उसी तरह से कंटिन्यू रहते हैं। अब अगर किसी का टोटल नी रिप्लेसमेंट हो जाए, अब उसको क्या करना चाहिए? फिज़िकल थेरेपी में उनके लिए 3 प्रोटोकॉल्स हैं। स्टार्ट जो हम करेंगे, अब ये हमारी जो इम्पोर्टेंट वीडियो का पार्ट जो है वो अब स्टार्ट हो रहा है कि फिज़िकल थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या करेंगे। 3 पार्ट्स हैं हमारे पास। मैक्सिमम प्रोटेक्टिव स्टेट है, मॉडरेट है और मिनिमम है। मैक्सिमम आपका स्टार्ट होता है कि आपकी अभी सर्जरी हुई है और सर्जरी के बाद आपने क्या करना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपने वैस्कुलर पल्मोनरी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इनसे बचाना है। लाइक कि अगर किसी बंदे के अंदर नया जोड़ डला है, तो बाहर से एक चीज़ उस बंदे के अंदर ऐड की गई है, जिसकी वजह से जिस्म उसके खिलाफ, यानी हमारा इम्यून सिस्टम को तो मुदाफ़ित समझेगा कि बाहर से कोई जरासीम या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं अंदर आ गई, उसके ऊपर अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। बेटर होता है कि आप उसमें बड़ी केयर करें, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप एंटीबायोटिक्स प्रॉपर्ली लेते रहें। हमने वैस्कुलर और पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन से खुद को बचाना है। दूसरा, हमने एंकल पंपिंग एक्सरसाइज करनी है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। ये मैं आपको आगे बताता हूँ कि किस तरह से करनी है। और दूसरा हमारे पास फेज़ होता है मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज़ और मिनिमम प्रोटेक्शन फेज़, जो कि 3rd वीक के बाद जाकर स्टार्ट होता है। यानी कि आपका जो फर्स्ट 2 वीक्स हैं वो बड़े मैक्सिमम प्रोटेक्शन के होते हैं, उसके अंदर आपने बड़ी केयर करनी है कि किस तरह से आप लेके जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक्सरसाइजेस कौन सी करनी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका टोटल नी रिप्लेसमेंट हो चुका है, बट अभी जो आपको मूवमेंट नज़र आ रही है, इस मूवमेंट के अंदर अगर आप देखें तो हम तो हिप जॉइंट के ऊपर मूवमेंट कर रहे हैं। हमारा तो नया जोड़ तो डला है नी जॉइंट के अंदर। नी जॉइंट में चाहे डला है, हमने नी जॉइंट को रेस्ट देना है, यानी इसको पूरा टाइम देना है कि इसके ऊपर स्कार फॉर्मेशन हो, खरींड पकें और हमारे जो जिसम ज़ख़म है वो पक जाए। लेकिन जो जॉइंट ठीक है, नी जॉइंट हमारा हिप जॉइंट बिल्कुल ठीक है, कूल्हे का जोड़ बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर हम प्रॉपर उसी तरह से कंप्लीट आराम करेंगे, कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन करेंगे। इसमें हम ऐसे नहीं करेंगे कि अब ये जोड़ तो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं था, हम इसको भी संभाल के रखे हुए। तो अक्सर ऐसे होता है, मेरे पास पेशेंट्स जाते हैं क्लिनिक के ऊपर, तो उनको टोटल नी रिप्लेसमेंट यानी नी जॉइंट के अंदर तो जोड़ डला है, उन्होंने अपनी हिप जॉइंट को भी इतना संभाल के रखा है कि जब वो थोड़ा सा ठीक होना शुरू होते हैं और उनके जॉइंट्स पकना शुरू होते हैं और उनके जो खरींड वगैरह जब पक जाते हैं, तो उनके हिप जॉइंट जो वो भी फ्रोजन हुए होते हैं, वो भी टाइट हुए होते हैं, उनके अंदर भी टाइटनेस आई हुई होती है।
तो इसमें आपने कोशिश करना है कि आपके जो नेबरिंग जॉइंट है, आपका ऑपरेटिव जो जॉइंट है, उसके जो नेबर जॉइंट, चाहे वो हिप जॉइंट है या चाहे आपका एंकल जॉइंट है, इनके ऊपर आपने फुल मूवमेंट्स करनी है। हिप के ऊपर कैसे करनी है, ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से आपने एसएलआर मूवमेंट करनी है। इसी तरह से सीधा लेट के बाहर की तरफ भी लेके आना। हिप जॉइंट पे बिल्कुल नॉर्मल मूवमेंट्स करनी है आपने। सेकेंडली, आपने एंकल जॉइंट, हमारा जो टखने का जो जोड़ है, इसके ऊपर भी आपने फुल मूवमेंट्स करनी है। इसको हम कहते हैं एंकल पंपिंग। ये आपको बहुत हेल्प करेगा इस एरिया के अंदर ब्लड पहुंचाने में, यानी कि आपके घुटने के अंदर खून पहुंचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आप जितनी अच्छी एंकल पंपिंग करेंगे। अब देखें, इस जॉइंट के अंदर तो कोई जॉइंट नहीं डला, कोई ऑपरेट नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन अक्सर मैंने पेशेंट्स को देखा है कि वो इसको भी ऐसे संभाल के रखते हैं कि ज़रा भी नहीं हिलाना, अगर हिलाया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, आपने एंकल जॉइंट को प्रॉपरली मूव करना है। सो बेटर ये होता है कि जब आप फिजिकल थेरेपिस्ट करते हैं ये एक्सरसाइजेस, तो उनको पता होता है कि इस पेशेंट को किस तरह से एक्सरसाइज करानी है, तो वो बड़े कॉन्फिडेंट के साथ आपको ये सारी मूवमेंट्स करवा देते हैं। लेकिन अगर आप एज ए पेशेंट करेंगे तो आप कॉन्फिडेंट होकर कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये जॉइंट जो है इसके अंदर नया जोड़ डला है, इस पे देखें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। एंकल पंपिंग के दौरान इसके ऊपर या तो ना तो ये मुड़ रहा है, ना इसके ऊपर कोई प्रेशर आ रहा है, कुछ भी नहीं है। सो सारी की सारी मूवमेंट हो रही है हमारी एंकल जॉइंट के ऊपर, आप इसके ऊपर बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। सो अब इसको हमने रेस्ट देना है, लेकिन अब इस पे जब हम मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, इस पे आपने स्टार्ट करनी है आइसोमेट्रिक्स। आइसोमेट्रिक्स कैसे होती हैं, वो इस तरह से हम करेंगे कि इस पे हमने मूवमेंट नहीं करनी, लेकिन जोर हमारा पूरा लगना चाहिए। वो कैसे होगा, वो होगा, एक तो ये जो मूवमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी स्टार्ट होगी जब आपका मिनिमम प्रोटेक्शन फेज स्टार्ट होगा, जब आपके यानी कि घुटने का जो जोड़ है ये मुड़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने बीच में पिलो रखना है, उसको दबाना है। ये आपका एंड के ऊपर स्टार्ट हो सकता है, जिसमें आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है, ये आपने अराउंड 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर इसको स्टार्ट कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको गौर करें आप, इसके ऊपर मूवमेंट बहुत कम हो रही है, ना होने के बराबर। ये अभी भी इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि इन्होंने साइज़ बहुत बड़ा रखा हुआ। आप थोड़ा सा कम साइज़ रख सकते हैं। इसको रखना है, नीचे की तरफ दबाना है और फुल दबा के रखना है और 10 सेकंड के लिए इसको होल्ड करना है। पीछे भी मैंने जितनी वर्जिशें आपको दिखाई हैं, वो एनिमेशन थोड़ी सी तेज़ है, जिसकी वजह से आपको नज़र आ रही हैं। लाइक ये मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी एंकल पंपिंग, ये बहुत स्पीड के साथ हो रहा है। तो आपने 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, ऊपर ला के रोकना है, फिर उसके बाद नीचे लेके जाना है, 10 सेकंड के लिए रोकना है। इसी तरह से इसके अंदर आपने ऊपर लेके जाना है, 10 सेकंड के लिए रोकना है, फिर नीचे लेके आना है, 10 सेकंड के लिए रोकना है। सो ये है आइसोमेट्रिक। ये आपने सबसे पहले स्टार्ट करनी है नी जॉइंट के ऊपर। कोई भी मूवमेंट करने से पहले आइसोटोनिक की तरफ नहीं जाना, यानी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स नहीं करनी इस जॉइंट के ऊपर स्टार्ट के अंदर। और इसके अलावा फिर एसएलआर मैंने आपको बताया, सीधी टांग उठानी है। अब देखें, टोटल नी रिप्लेसमेंट बता रहे हैं ये, ठीक है। इस इमेज के अंदर टोटल नी रिप्लेसमेंट है, बट मूवमेंट किसके ऊपर हो रही है, हिप जॉइंट पे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे बैक के ऊपर, इसी तरह से हमारे यहाँ पे एंकल के ऊपर। सो कोशिश की जा रही है कि जो नेबरिंग जॉइंट है उनको एक्टिव रखा जाए ज़्यादा से ज़्यादा। अब उसके बाद जब आप मिनिमम प्रोटेक्शन फेज के अंदर आ जाते हैं, उसके बाद आपने करना ये है, एक तो मैं आपको बताया है कि आपने हिप जॉइंट को प्रॉपर्ली इन्वॉल्व करना है, कि आपने सीधी टांग उठानी है, साइड पे लेट के ऊपर साइड की तरफ उठानी है, या फिर सीधे भी लेटे हुए हैं तो बाहर की तरफ लेके जा सकते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी चेंजेस आना शुरू हो जाएं, तो फिर आपने घुटने को मोड़ना शुरू कर देना है। आपने इस जॉइंट को संभाल के नहीं रखना। अगर आप संभाल के रखेंगे तो इसकी वजह से एडिशन फॉर्मेशन हो सकती है, यानी कि इसको आम जुबान में कहते हैं कि आपका जो जोड़ है ये पकना शुरू हो सकता है। इतना पकना शुरू हो सकता है कि इतना टाइट हो जाएगा, फिर हम इसको मूव करने के लिए बहुत मुश्किल होगी। अगर किसी का टाइट हो जाए और अकड़ जाए, तो उसके लिए एक टेक्निक होती है जिसको कहते हैं होल्ड रिलैक्स टेक्निक। ये आपके फिजियोथेरेपिस्ट अप्लाई करेंगे, वो फिर घुटना खोलने के लिए इस टेक्निक को यूज़ करते होते हैं। सो ये था सब कुछ टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में। ये जो अभी मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ, ये डिफरेंट, इसके अलावा इस तरह की टेक्निक्स भी यूज़ की जाती हैं कि फिजिकल थेरेपिस्ट जो है इसके ऊपर कुछ मशीनें यानी टेंस या इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशंस लगा के इस जगह के ऊपर आपको पेन फ्री भी कर सकते हैं और आपकी मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ भी मेंटेन कर सकते हैं। सो जो कुछ मैंने आपको अभी बताया है इस पूरी वीडियो के अंदर, वो इस तरह की गाइड है कि अगर आपको अवेलेबल नहीं है फिजिकल थेरेपिस्ट और आप किसी फिजियोथेरेपी सेंटर के ऊपर नहीं जा सकते, तो आप इस वीडियो को एज ए गाइड लेके
अपनी टोटल नी रिप्लेसमेंट की फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जिसका भी टोटल नी रिप्लेसमेंट हुआ है वो नी जॉइंट के ऊपर चलो अभी ना करे कुछ भी, बट अपने एंकल जॉइंट और हिप जॉइंट, अपने कूल्हे के जोड़ और टखने के जोड़ को फुल मूव करें। इसके ऊपर एंकल पंपिंग करें और इसके ऊपर एसएलआर करें, प्रॉपर मूवमेंट्स करें। अगर आपने इनको संभाल के रखा हिप जॉइंट और एंकल जॉइंट को, तो ये इतने टाइट हो जाएंगे कि आप फिर बाद में टोटल नी जॉइंट जो इसकी एक्सरसाइज तो कराएंगे ही कराएंगे, आप इनके चक्कर से नहीं निकल सकेंगे। सो ये थी गाइड टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है अगर आप न्यू हो इस चैनल के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल के ऊपर बहुत सारी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मौजूद हैं।